वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है प्रैक्टिस सेट 18 में। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिए इनकम टैक्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एसएससी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज? ऑप्शन देखिए, वेतनभोगी कर्मचारी सैलरीड एम्प्लॉयज, बी व्यवसायी बिजनेसमैन, सी निर्माता मैन्युफैक्चरर, डी वकील यानी कि एडवोकेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। देखिए, वेतनभोगी यानी कि वेतन शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य होती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझकर चलना होगा कि अगर इस हेड में कोई भी आ रहा है तो उसमें जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी कि मालिक और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध होना आवश्यक है। तो देखिए, वेतनभोगी कर्मचारी ही इस शीर्षक में टैक्सेबल यानी कि कर योग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी को प्राप्त करमुक्त वेतन का आशय है टैक्स फ्री सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय मीन्स ए, कर का भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा, टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय, बी, कर का भुगतान कर्मचारी व नियोक्ता दोनों के द्वारा किया जाएगा, टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर बोथ, सी, कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। अगर कर्मचारी को प्राप्त जो वेतन है वो करमुक्त है, इसका मतलब साफ है कि उस पर जो सैलरी पे टैक्स है वो कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौती डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एन एम्प्लॉयर क्या होगी? ऑप्शन देखिए, शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएंगी, विल बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी, बी, शुद्ध वेतन में नहीं जोड़ी जाएंगी, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी, सी, कुछ नहीं किया जाएगा, नथिंग विल बी डन, डी, कटौतियों का आधा भाग जोड़ा जाएगा, हाफ पार्ट ऑफ द डिडक्शंस विल बी इंक्लूडेड। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध वेतन में ये कटौतियाँ जो हुई हैं पहले नियोक्ता द्वारा उनको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत कर्मचारी की विधवा को प्राप्त वेतन कर योग्य होगा सैलरी टू ए विडो ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉय। देखिए, पहले कोई एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय के न रहने पर जो भी विधवा को यानी कि विडो को जो भी पेंशन दी जाती है या जो है वेतन कहते हैं कोई भी वेतन है तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? तो देखिए, बेसिकली पेंशन ही दी जाती है विडो को और वहाँ पर उनके बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन देखिए, वेतन शीर्षक में होगा अंडर द हेड सैलरीज, बी, व्यवसाय या पेशे ऐसे आय के शीर्षक में होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अन्य साधनों से आय में आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी का बकाया वेतन, अगर पहले का कर्मचारी का जो सैलरी वो नहीं मिला है तो वो एरियर हो जाता है। तो कहते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, ए, कर योग्य होगा टैक्सेबल, बी, कुछ कर योग्य होगा मतलब पार्सली मतलब अंशतः कर योग्य होगा, सी, कर मुक्त होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई एरियर है, बकाया है सैलरी, तो वो पहले टैक्सेबल नहीं हो पाया है तो अभी टैक्सेबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर योग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय टैक्स फ्री। कहते हैं कि कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, कितना? 2 बच्चों के लिए फॉर 2 चिल्ड्रेन, बी, 1 बच्चे के लिए फॉर 1 चाइल्ड, सी, 3 बच्चों के लिए फॉर 3 चिल्ड्रेन, डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 बच्चों के लिए यानी कि फॉर 2 चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मोटर कार के साथ दिया गया ड्राइवर का वेतन निम्न दर से उसके वेतन में जोड़ा जाएगा। सैलरी ऑफ ड्राइवर प्रोवाइडेड विद द मोटर कार टू द एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड इन हिज सैलरी एट द फॉलोइंग रेट्स। ऑप्शन देखिए, ए, 500 प्रति मतलब 500 रुपये प्रति माह के, बी, 800 रुपये प्रति माह का, सी, 600 रुपये प्रति माह, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती, डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू एन एम्प्लॉयज। याद रखिए, जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है और निजी संस्थान में यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। ऑप्शन देखिए, प्रदान की जाती है, अलाउड भी, कटौती के संबंध में मतभेद है, देयर इज डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग, प्रदान नहीं की जाती, नॉट अलाउड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रदान ही नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते कटौती का अधिकतम राशि है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज। तो ऑप्शन देखिए, ए 5000, बी 7500, सी वेतन का 1/5 और सी डी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5000 तक ये मैक्सिमम अमाउंट होती जिसमें कटौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को अपने आवास से कार्य, आवागमन भत्ता का मतलब क्या होता है कि कर्मचारी अपने आवास से और जो फैक्ट्री के गेट तक का जो आने जाने की सुविधा है, तो कहते हैं कि कार्यस्थल से आवास आने जाने के व्ययों पूर्ति हेतु दिया जाता है किस सीमा तक कर मुक्त। तो ऑप्शन देखिए, कहते हैं ₹1600 प्रति माह, बी 6000 रुपये प्रति माह, सी 800 रुपये प्रति माह, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोरंजन भत्ते के लिए छूट का अधिकार निम्नलिखित कर्मचारी से संबंधित है। इंटाइटलमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस रिफर्स टू फॉलोइंग टाइप, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी गैर सरकारी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सी आ व बा दोनों यानी कि बोथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरकारी कर्मचारी को ही ये छूट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को टाइटन घड़ी क्रय करने हेतु 5200 रुपये का नगद उपहार दिया गया, इस स्थिति में कितनी रकम का योग होगी? एन एम्प्लॉयर गेव कैश गिफ्ट ऑफ 5200। कैसा गिफ्ट है? ये कैश गिफ्ट दिया है कि आप ये वॉच परचेज कर लीजिए, और टू हिज एम्प्लॉय टू परचेज अ टाइटन वॉच इन दिस केस हाउ मच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। कहते हैं इस केस में कितना अमाउंट होगा? तो ये शून्य रकम होगा, बी 5200 होगा, सी 200 रुपया, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा बी, पूरा का पूरा अमाउंट 5200 टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर पा को दूरस्थ स्थान पर कार्यालयीन समय में नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन दिया गया जिसका मूल्य 5000 रुपये, इसका मूल्य की निम्नलिखित भाग कर योग होगा। मिस्टर पी हु इज वर्किंग इन रिमोट एरिया, दूरस्थ स्थान, इज प्रोवाइडेड फ्री मील ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वैल्यूड ₹5000, फॉलोइंग पार्ट ऑफ इट सेल बी। कहते हैं कि 5000 रुपये का उनको भोजन दिया गया, तो भोजन में से कह रहे हैं कि कितने का टैक्सेबल होगा? तो कहते हैं संपूर्ण रकम पूरा टैक्सेबल होगा, 50 रुपये प्रति थाली, सी शून्य मूल होगा, 0 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य मूल, पूरा का पूरा ही एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक सुविधा उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शून्य मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की विधवा को दी गई पेंशन वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है? कहते हैं पेंशन गिवन टू विडो ऑफ एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, शैल नॉट बी है, देखिए नॉट बी टैक्सेबल है ना, नहीं होगा सैलरी में। तो क्यों नहीं होगा सैलरी हेड में टैक्सेबल? ऑप्शन देखिए, नियोक्ता व विधवा में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयर एंड विडो, अब भी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, द एम्प्लॉय हैज डाइड, सी कर्मचारी की आय पर विधवा का अधिकार नहीं है, विडो हैज नो राइट अपॉन इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें यानी कि नियोक्ता व विधवा में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकाश ग्रहण पर कर्मचारी को अप्रमाणित भविष्य निधि से
निम्नलिखित रकम कर योग होगी। फॉलोइंग सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन इज रिटायरमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि यूपीएफ से जो अमाउंट प्राप्त होगी तो कितना टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शन देखिए, ए कर्मचारी का स्वयं का अंशदान, ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कि जितना एम्प्लॉय ने अंशदान किया वो, बी नियोक्ता का अंशदान कि एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन, फिर लिखा है नियोक्ता का अंशदान व उस पर ब्याज, यानी कि एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया उस पर जो इंटरेस्ट है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि यूपीएफ से मिला हुआ एम्प्लॉय को जो अमाउंट होता है उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन करा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारी की दशा में अर्जित अवकाश वेतन की अधिकतम कर मुक्त राशि है। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज। तो सरकारी कर्मचारी की दशा में अर्जित अवकाश वेतन की अधिकतम कर मुक्त राशि है। ऑप्शन ए 2,40,000, बी 3 लाख, सी 5 लाख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की राशि जो एक गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त हुई निम्न सीमा तक कर मुक्त है। इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट अप टू द फॉलोइंग लिमिट। ऑप्शन देखिए, ₹10 लाख, बी 3,50,000, सी 3 लाख, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 लाख तक ये अमाउंट कर मुक्त होती है, उसके बाद टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते धारा 10.10.2 के अंतर्गत एक कर्मचारी को जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा है। एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द सीलिंग लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(2) इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो देखिए ऑप्शन ए ₹3,50,000, बी ₹20 लाख, सी ₹10 लाख और डी असीमित यानी अनलिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ₹20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग्य होगी। द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेच्युटी शैल बी टैक्सेबल। ऑप्शन देखिए, कुल पेंशन का 1/3 भाग 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, बी कुल पेंशन का 2/3 भाग 2/3 ऑफ टोटल पेंशन, सी कुल पेंशन का 1/4 भाग 1/4 ऑफ टोटल पेंशन, डी कुल पेंशन का आधा भाग यानी कि हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल पेंशन का आधा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक कर मुक्त होगी? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय ए वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ कितने तक एग्जेम्प्टेड होगी? ऑप्शन देखिए, 5 लाख, बी 3 लाख, सी 2,50,000, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख तक एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उसी मकान की आय कर योग्य होगी। इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस मकान पर करदाता का स्वामित्व दैसेसी है जो ओनरशिप ऑन दैट हाउस। बी जिस मकान को करदाता अपने व्यवसाय में प्रयोग कर दैसेसी यूजेस दैट हाउस फॉर हिज बिजनेस। सी जिस मकान में करदाता स्वयं रहता हो दैसेसी हिमसेल्फ लिव्स इन दैट हाउस। और डी जो मकान करदाता ने किराए पर रहने के लिए उठा दिया दैसेसी हैज लेट आउट दैट हाउस ऑन रेंट फॉर रेजिडेंस। तो देखिए जो मकान संपत्ति शीर्षक में यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो पहली एलिजिबिलिटी होती है कि करदाता वही हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि उसका खुद का ओनरशिप होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट कि जिस मकान पर करदाता का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस द हाउस मीन्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हाउस पर टैक्स लगाते तो वो कैसा मकान होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, रहने का मकान हो, बी कार्यालय के इस्तेमाल हेतु भवन, सी गोदाम या भंडारण हो, गोडाउन और स्टोरेज, डी मकान में उपयुक्त सभी यानी कि तीनों शामिल हो। तो देखिए मकान कैसा भी हो, अगर किराए पर उठाया जा रहा है उसका कुछ एनुअल वैल्यू है और उसका जो पर्सन है यानी कि जो कोई उठाने वाला है किराए पर, अगर वो पर्सन खुद ओनरशिप में है तो किसी भी तरह का मकान हो और किसी भी काम के लिए वो दिया जा रहा हो सभी के सभी टैक्सेबल होते हैं और इस शीर्षक में आते हैं। डी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत अंतर कर का आधार होता है। द बेस ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। ए, प्राप्त किराया रेंट रिसीव्ड। कहते हैं कि जो ये हाउस प्रॉपर्टी पर जो ये टैक्स लगता है तो उसका आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराया। बी, वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू। सी, प्रमापित किराया स्टैंडर्ड रेंट। डी, नगर पालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो एनुअल वैल्यू। कहीं पर भी जो ये हाउस टैक्स अप्लाई करा जाता तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो अप्लाई किया जाता तो एनुअल वैल्यू के बेसिस पर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका करों को घटाया जाता, म्युनिसिपल टैक्सेस शैल बी डिडक्टेड। ऑप्शन देखिए, यदि इनका भुगतान मकान मालिक पर देय हो गया है, अगर मतलब ड्यू हो गया है। कहते हैं इफ इट इज पेमेंट हैज बिकम पेएबल ऑन ओनर ऑफ द हाउस। यदि इनका भुगतान वास्तव मकान मालिक द्वारा किया गया है, कि इफ इट्स पेमेंट हैज एक्चुअली बीन डन बाय द ओनर ऑफ द हाउस। सी, यदि इनका भुगतान वास्तव में किराएदार द्वारा किया गया, इफ इट्स पेमेंट हैज बीन डन बाय द टेनेंट। डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि नगर पालिका का जो ये टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्स है, ये जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो तभी डिडक्टिबल होगा जब ये ओनर के द्वारा पेड किया गया। अगर टेनेंट के द्वारा पेड किया गया तो उसको डिडक्टिबल नहीं किया जाएगा, यानी कि घटाया नहीं जाएगा जब तक कि ओनर के द्वारा, और वो भी सिर्फ ड्यू बेसिस पे नहीं, एक्चुअल बेसिस पे अगर पेड हो गया होगा तभी टैक्सेबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि इनका भुगतान वास्तव में मकान मालिक द्वारा किया गया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत घटाई जाएंगी। अब देखिएगा, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहा गया, डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स शैल बी अलाउड फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। अगर ग्रास व एनुअल वैल्यू होती है तो उसमें से 23(1) में भी डिडक्शंस होते हैं, लेकिन 24 के जो डिडक्शंस होते हैं वो नेट एनुअल वैल्यू से किए जाते हैं, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शंस होते हैं जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर के डिडक्शंस होते हैं। तो देखिए सेक्शन कौन से है, 24(1), 24, 23(1), धारा 23(2). तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, धारा 24 में, और 24 में भी 1 और 2 दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय कितनी प्रमापित कटौती स्वीकृत। हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। ए, वार्षिक मूल्य का 25%, शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%। सी, वार्षिक मूल्य का 1/5। डी, शुद्ध वार्षिक मूल्य का 1/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%, यानी कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं रहने वाले मकान के निर्माण हेतु 31 मार्च 1999 को लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती हुई। देखिए, स्वयं रहने के लिए अगर कोई मकान है और उसको बनाने के लिए या उसके रिपेयरिंग के लिए अगर लोन ले रहे हैं वो 31 मार्च 1999 के पहले, तो ऐसी कंडीशन में एक अमाउंट फिक्स है कि 30,000 तक का ही छूट मिलेगी। और अगर ये 31 मार्च 1999 के बाद है तो देखिए, जब भी मकान बनाने के लिए लिया गया लोन है तो उस पर जो छूट मिलती है वो 2 लाख रुपए तक की मिलती है, और यानी कि ब्याज की कटौती के बारे में बात हो रही है कि 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है। लेकिन अगर रिपेयरिंग के लिए आपने लिया है और 31 मार्च 1999 के बाद है तो 30,000 तक ही छूट मिलेगी। तो देखिए ऑप्शन में ए 30,000, बी 2 लाख, सी 1 लाख, डी कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए ₹30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राप्त किराए की रकम को निम्न में से घटाया जाएगा। अनरियलाइज रेंट शैल बी, मतलब ऐसा रेंट जो कि रियलाइज नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। और ऑप्शन देखिए, शुद्ध वार्षिक मूल्य में से फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, बी वार्षिक मूल्य में से फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सी सकल वार्षिक मूल्य में से ग्रास एनुअल वैल्यू से, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ग्रास एनुअल वैल्यू में से अप्राप्त किराए की रकम को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ना वसूल हुए किराए की रकम भविष्य में प्राप्त होने पर करें। देखिए ये अनरियलाइज रेंट है, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड इन फ्यूचर शैल बी। अगर अनरियलाइज रेंट है मतलब कि रेंट तो माना गया है लेकिन वसूल नहीं हो पाया किन्हीं कारणोंवश, तो ऐसे रेंट को अगर भविष्य में प्राप्त किया जाएगा तो क्या कहते हैं कि क्या होंगे। ए, संपूर्ण रकम होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। बी, संपूर्ण रकम से 30% माइनस करके हो जाएगा। और
सी है कर योग्य नहीं होगा, करेंगे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज संपूर्ण रकम जो भी होगी, होल अमाउंट होगा, उनमें से 30% पहले ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको माइनस कर लेंगे और उसके बाद ही टैक्सेबल होगी। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, करदाता के 2 से अधिक मकान होने पर स्वयं के रहने के 2 मकान को चुनने का विकल्प निम्नलिखित को प्राप्त होता है। इफ एन एसएससी हैज मोर देन 2 हाउसेज, अगर 2 हाउसेज से ज़्यादा है, द ऑप्शन टू चूज 2 हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंस इज गिवन टू द फॉलोइंग। ऑप्शन, एक व्यक्ति करदाता को, टू एन इंडिविजुअल एसएससी, और बी, एक व्यक्ति के संघ को, टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सी, एक कंपनी करदाता, टू ए कंपनी एसएससी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं करदाता के 2 से अधिक मकान है, तो अभी पहले क्या हुआ करता था कि 1 मकान तक छूट थी, अब वो 2 मकान तक चुन सकता है। तो कहते हैं 2 मकान जो वो चुनना चाहता है तो वो अपने हिसाब से चुन सकता है, लेकिन ये किसके लिए छूट होती है? तो इसकी छूट जो होती है एक व्यक्ति को ही होती है, यानी कि नेचुरल पर्सन को होता है, किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति के संघ को इन सबको छूट नहीं मिलती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। होपिंग दैट कि ये क्वेश्चंस आपको एक रिफ्रेश करने में और जो पीछे आपने पढ़ा उनको रिकैप करने में भी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में एक राइट आंसर दे करके अपनी एक सीट को ले सकें और चयनित हो सके। इसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.